स्वास्थ्य महाघोटाला। ऐसा फर्जीवाड़ा जिसका निपटारा आज तक झारखंड की एसीबी की टीम नहीं कर पाई है। ना तो घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और ना ही तरीके से जांच की। बात सिर्फ एनएचआरएम की मिली स्वास्थ्य विभाग की राशि की नहीं है। बात एक ऐसे महाघोटाले की है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट को। प्रमोद कुमार ने अपने एक नहीं कई सहयोगी बना रखे थे। सैकड़ों लोगों के बैंक अकाउंट से प्रमोद करता था रुपए ट्रांसफर। कमीशन देकर बाकी रकम प्रमोद ले लेता था वापस। जोड़ा पोखर के स्वास्थ्य विभाग के खाते का निजी कामों में होता था इस्तेमाल। इस महाघोटाले में चिकित्सक, सिविल सर्जन की भूमिका भी संदिग्ध। धनबाद के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिला स्वास्थ्य केंद्र ने 2011 से लेकर 2016 तक 10 से 12 करोड़ रुपए जोड़ा पोखर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के निर्गत किए थे। फिर एसीबी ने अपनी जांच में पाया था कि प्रमोद ने इस खाते से 67 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। एसीबी की नजर तो इतनी कम राशि पर गई, लेकिन जो गवाह और पीड़ित ने न्यूज 11 भारत के कैमरे पर कहा, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रमोद हमारे पड़ोस में ही रहने आया था। मैं उसके बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन बगल में रहने के कारण नज़दीकी संबंध बन गया। वो पैसे का स्वास्थ्य विभाग में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अकाउंट्स मैनेजर था। उसकी उस समय सैलरी तकरीबन 10,700 थी, उसने खुद ही बताया था। और इसके बाद वो आए दिन नई नई गाड़ियाँ खरीदता था। बहुत सारे उसके लग्जरी शौक थे। काफ़ी दूर जाना आना, सोने हीरे का शौक काफ़ी रखा हुआ था। तो हमने पूछा कि ये इतना कैसे होता है, तो उसने बताया कि वो ऑक्सीजन का कारोबार करता है। उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह में है। तो मैंने कहा हो सकता है, मुझे उससे क्या मतलब था। लेकिन बाद में वो दोस्तों का उपयोग करने लगा कि उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करके और उससे ले लेता था, या बोलता था मेरे घर पे दे दो, मैं बाहर में हूँ। तो इस तरह से करता था। वो सारे पैसे स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करता था और बोलता था मेरे घर पे दे दो, या मेरे एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस पर कार्रवाई की। उस पर सारा फर्जीवाड़ा पाया गया। सारे नियम कानून के तहत उसके और कई भी लोग उसमें शामिल थे। उसका भी उजागर हुआ, कई सिविल सर्जन वगैरह थे। बस यही मैंने जो किया कि मैंने अपना चाहा कि अपना और कुछ लोग जो शामिल थे, जो दोस्त थे, उनको न्याय मिले। तो ये मेरा ही दुश्मन बन बैठा है। औरों की तरह विनोद को भी प्रमोद ने झांसे में ले लिया था। विनोद से दोस्ती कर इसके खाते में भी स्वास्थ्य विभाग के खाते से पैसे ट्रांसफर किए। गनीमत रही कि इस बात की जानकारी विनोद को लगी और फिर विनोद ने विरोध करते हुए इस बात की जानकारी इनकम टैक्स कमिश्नर को दे दी। कमिश्नर की तरफ से इस मामले की लीपापोती की गई, तो फिर विनोद ने इसकी जानकारी झारखंड एसीबी को दी। शिकायत के बाद विनोद की प्रमोद और उसके सहयोगियों ने कई बार जान लेने की कोशिश की। पहले भी घातक हमले हुए हैं, मैंने इसकी सूचना भी उस समय दी थी। काफ़ी वाद विवाद बढ़ गया था, लेकिन प्रमोद कुमार की इतनी ज़्यादा पकड़ प्रशासन में थी और हर जगह थी कि मुझे चुप रहना पड़ा। मुझे धमकी भी कई बार मिली। मैं साइलेंट होकर रहने लगा। काफ़ी दिन तक रहने के बाद भी अभी फिर मैं साल भर से कुछ गतिविधियाँ देख रहा हूँ और कुछ सूत्रों से मालूम चला कि वो मेरा एक्सीडेंट कराने के फेवर में है। सुरक्षा चाहते हैं। क्या ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो? आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात मैं करूंगा तो हो सकता है कल मेरी जान चली जाए। प्रमोद कुमार के काले कारनामे की काली कहानी की परत आगे भी खुलेगी। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलीप की रिपोर्ट। एसीबी जब पहली बार महाघोटालेबाज प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर में छापेमारी करने पहुंची, तो जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे। घोटाले के रुपए से बने इस बंगलों में छापेमारी के दौरान रांची से आए एसीबी के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। आखिर कैसे, वो देखिए इस रिपोर्ट में। एसीबी ने एक साथ की प्रमोद के 4 ठिकानों पर छापेमारी। सहयोगी नगर सरायढेला, रघुनाथ नगर सरायढेला,
भूली बीसीसीएल क्वार्टर और चास नाला कार्यालय। छापेमारी में मिला 2 किलो सोना, 250 ग्राम हीरे के जेवरात बरामद। प्रमोद के पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी भी था। घर में बेड पर रखे तकिए में लगे सेंसर स्विच से खुलता था लॉकर। प्रमोद की शानो शौकत देख उड़े अफसरों के होश। छापेमारी में एसीबी को 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का चला पता, जिसमें 7 करोड़ सिर्फ बंगले की कीमत आंकी गई। इस छापेमारी के बाद एसीबी ने पहली बार प्रमोद सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। न्यूज 11 भारत के हाथ लगे गवाह की माने तो प्रमोद ने इस आलीशान बंगले को बनवाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट का इस्तेमाल किया था। निर्माण में लगे सभी सामान की खरीदारी के भुगतान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया था, वह भी जोड़ा पोखर स्थित स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंट से। मकान में लगे फर्नीचर की लकड़ी मलेशिया से मंगाई गई थी। मॉडर्न बाथरूम, किचन किसी फिल्म स्टार के घर की तरह। फ्रिज, शावर, नल, टाइल्स, मार्बल सब विदेशी। 1,26,000 का तो एक टेप मंगाया, जिससे शावर हाथ धोने के लिए। कई सारा चीज ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड शायद यहाँ के मंत्री विधायक भी अपना यूज नहीं करते होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज नहीं करते होंगे। घर में सेंट्रलाइज एसी, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अकाउंट्स मैनेजर का पेमेंट 10,700 है, बाद में 17,000 होती है। उसके पास कम से कम 6 करोड़ की मकान होगी। वो एक और घर भी बनवाया था रघुनाथ नगर में, उसमें भी काफ़ी पैसा लगा है। वो जो अपना घर बनाया था उसमें तकरीबन हमको लगता है कि सारी चीज इंपोर्टेड चीजें बनवाई हैं। धनबाद प्लाईवुड, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइन मार्बल, धैर्य मार्बल सेंटर, बरवड्डा के अलावा प्रमोद कई दुकानों से खरीदारी की थी, जिसका पेमेंट प्रमोद स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट से ही किया करता था। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलीप की रिपोर्ट। एसीबी की छापेमारी में जो खुलासा हुआ है, इस आकलन के बाद प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में कोर्ट से प्रमोद अभी जमानत पर है, मगर कई सवाल हैं ऐसे जिनके जवाब अभी ढूंढना बाकी है। आखिर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, और इस साजिश को किन किन पदाधिकारियों का शहद मिला था। एसीबी ने अपनी छापेमारी में मकान की कीमत 7 करोड़ रुपए आंकी थी। बरामद ज्वेलरी और हीरे की कीमत 80 लाख रुपए। बंगले में लगे आधुनिक सामान 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए LIC में निवेश। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लग्जरी गाड़ी। आकलन के बाद प्रमोद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में न्यायालय से प्रमोद अभी जमानत पर है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी ढूंढना बाकी है। सिविल सर्जन का तो नाम मैंने देखा था, शशिभूषण प्रसाद सिंह और एक अरुण कुमार सिन्हा, 2 का नाम आया था। बाकियों के बारे में मैं विशेष नहीं बता सकता, क्योंकि वो किन किन लोगों से मिलता था, क्योंकि उसके बहुत सारे लिंक्स थे, दिल्ली से लेके रांची से लेके यहाँ तक। इवन शायद ही प्रशासन में कोई जगह था जहाँ पे उसका अपना लिंक नहीं था, क्योंकि आज साफ हो गया कि पेपर में जिस तरह से निकला था, लगा था कि प्रमोद कुमार पे तुरंत कार्रवाई होगी, रोज पेपर में निकल रहा था। लेकिन प्रमोद कुमार आज की डेट में भी खुलेआम घूम रहा है, 2 हथियारों का लाइसेंस रखा है, राइफल, पिस्टल सब उसके पास है। ये घोटालेबाज के पास में सरकार द्वारा हथियार लाइसेंस देना ये समझ से परे। प्रमोद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज तो किया गया, पर स्वास्थ्य विभाग के रुपए ट्रांसफर करने के मामले की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्वास्थ्य विभाग के खाते में करोड़ों रुपए कहां से आए? स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में कौन भेजता था पैसे? प्रमोद के रहन सहन और लाइफस्टाइल पर स्वास्थ्य विभाग के बड़े पदाधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी? न्यायालय में प्रमोद ने अपने आप को कोयला व्यवसायी बताया, ज्वेलरी और हीरे शादी में मिलने की बात कही। पत्नी के मायके वालों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? तो सुनने में आया था कि बाहर का पैसा है, कई लोगों से कुछ सूचना के आधार पे मतलब कुछ उसके लोग, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि उसका डिटेल हम ले सके, क्योंकि
कुछ लोग बोलते थे बाहर का पैसा अवॉइड करता है, कभी कुछ, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का अगर पैसा रहता तो स्वास्थ्य विभाग का सामान लेता तो उसका ऑडिट होता तो उसमें ये पकड़ा जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग, अगर सही बात है, अगर स्वास्थ्य विभाग का पैसा रहे तो किसी प्राइवेट अकाउंट में अगर जाता है तो स्वास्थ्य विभाग उससे पूछताछ करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी कभी इस चीज को इंटरफेरेंस नहीं किया। सवाल कई हैं जिनके जवाब जरूरी है, क्योंकि इन जवाब के जरिए हम उतारेंगे काले कारनामों से जुड़े हर किसी के चेहरे का नकाब। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से दिलीप की रिपोर्ट। तो वाकई सवाल कई हैं। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला कोई शख्स करोड़ों का मालिक बन सकता है? किस तरह आखिर ये हेरफेर होती थी? क्या बड़े अधिकारियों का शह इसे नहीं मिला होगा? ये तमाम ऐसे कई सवाल हैं जिस पर अगर बहुत सही तरीके से जांच हुई तो कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस वक्त धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिलीप, हैरानी होती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, वो कैसे इतने करोड़ों की चल संपत्ति बना सकता है और कैसे उसके अधिकारियों को ये भनक तक नहीं लगी, विभाग के तमाम आला अधिकारियों को, कि एनआरएचएम के अकाउंट से ये पैसे निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? क्या सभी ने आंख बंद कर रखी थी या सभी की मिली भगत थी? देखिए, बिल्कुल जो दस्तावेज न्यूज 11 के हाथ लगे हैं, उस दस्तावेज में जो पैसे ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें जो अधिकारी थे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के, उस समय के पीएचसी प्रभारी थे शशि भूषण प्रसाद सिंह, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। अरुण कुमार सिन्हा जो सिविल सर्जन थे, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए। और उस समय के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट प्रबंधक थे अजीत कुमार, जो अभी चूटिया, रांची के चूटिया में रह रहे हैं, वो भी निलंबित किए गए थे सरकार के तरफ से। उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र किए गए। तो जाहिर सी बात है, जब इतने लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो आरोपी को बचाने के लिए वो शुरू से लगे हुए थे, क्योंकि उनकी भी मिली भगत थी और उन्हें भी कुछ ना कुछ इस घोटाले से फायदा हो रहा था। फायदा अगर नहीं हो रहा होता तो वो इस बात का जिक्र हमेशा करते कि आखिर ये घोटाला क्यों हो रहा है, पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरे जिले के ऑडिट की जिम्मेवारी अजीत कुमार के ऊपर थी। उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के प्रभारी पद पर भी धनबाद में थे जिस समय ये मामला चल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि बिना जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं उनकी देख रेख में सारा कुछ होता है। जो भी बाहर से पैसे आते हैं, एनएचआरएम के जो पैसे आते हैं, उनके बिना अनुमति के किसी भी प्रखंड का पीएचसी में ट्रांसफ़र नहीं होते, और ट्रांसफ़र होते हैं तो कहाँ खर्च हो रहे हैं, किसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, किसको आप पैसे दे रहे हैं, उनका सारा लेखा जोखा उनके पास रहता है। तो वो अगर इस मामले को लेकर के कभी कुछ कंप्लेन नहीं किए, कभी कुछ कहीं जाकर के शिकायत नहीं किए, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठता है कि जो भी अधिकारी इसमें रहे हैं उनकी संलिप्तता इसमें बहुत बड़ी रही है। और सिर्फ धनबाद तक नहीं, अगर जांच आगे बढ़ेंगे तो शायद ये धनबाद से उठकर रांची तक जा सकता है ये मामला, क्योंकि इस मामले की लीपापोती पिछले कई वर्षों से की जा रही है और इसमें जो बड़े बड़े नाम आए हैं वो अभी तक आराम से घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनके कॉन्टैक्ट बड़े बड़े रसूखदारों से नहीं होंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से नहीं होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से नहीं होंगे, तो कैसे इतना बड़ा महाघोटाला करने के बाद आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि जो एसीबी की कार्रवाई के बाद 2019 में आरोपी प्रमोद सिंह समेत 9 अन्य को आरोपी बनाया गया। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया, जिसमें अजीत कुमार भी हैं जो रांची के चूटिया में अभी रह रहे हैं, अमरिंदर पांडे और बाबू पांडे जो भूली में रह रहे हैं, अश्विनी कुमार जो अभी पीएचसी धनबाद पीएचसी में अनुबंध पे कार्यरत है, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे कार्यरत है, अरविंद कुमार जो बागमारा के प्रखंड अकाउंट मैनेजर थे वो निलंबित हैं। तो ऐसे कई लोगों का नाम इसमें आया है, लेकिन अभी तक इसके तरफ से एसीबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल हम लोग भी यही उठा रहे हैं और आम जनता भी यही पूछ रही है, आखिर ये मामला इतना लंबा क्यों चल रहा है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया, लेकिन इस बिंदुओं पे कभी जांच नहीं हुई कि उस अकाउंट में पैसे कहां से आते थे, आखिर किन परिस्थितियों में ये सभी के पर्सनल अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर करता था, फिर कमीशन लेकर के उसे वापस ले लेता था, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते थे, आखिर इतनी बड़ी संपत्ति वो बनाया तो क्या वो मामूली सा कर्मचारी इतनी बड़ी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, तो किन किन परिस्थितियों में पैसे का ट्रांसफर किया, इस पे जांच नहीं हुई है। एसीबी ने कार्रवाई की है, आय से अधिक संपत्ति मामला को लेकर के कार्रवाई की, लेकिन इन बिंदुओं पे अभी तक उनकी जांच अधूरी है। और जाहिर सी बात इसमें जो अजीत कुमार है उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। जितना बड़ा आरोपी अगर प्रमोद कुमार है, उससे बड़ा आरोपी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर उस समय थे अजीत कुमार, वो भी आरोपी बनेंगे। उनसे भी अगर सख्ती से पूछताछ की जाए तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े खुलासे और हो सकते हैं। जी आशिया।
सही कहा आपने कि आखिर कैसे नाक के नीचे ये सारे घोटाले होते रहे, ये रकम ट्रांसफर होता रहा और जो इसे शह दे रहा था वो ज्यादा बड़ा आरोपी है, या ये कह सकते हैं कि उसके इशारे पर हो रहा है या मिलकर हो रहा था। कई और नाम भी तो सामने आ सकते हैं दिलीप। अगर जांच होगी, छानबीन होगी तो सिर्फ एक नाम नहीं, अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो कई लोगों की मिलीभगत इसमें होगी। देखिए बिल्कुल 25 लोगों के नाम तो न्यूज 11 के पास जो दस्तावेज है उसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुए हैं। और कई ऐसे नाम हैं जो आरोपी प्रमोद सिंह ने अपने मकान का निर्माण कराया था, तो सारे सामानों की खरीदारी उसी पीएचसी के अकाउंट से भुगतान किया है। तो उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। तो उन लोगों से किस तरह से पूछताछ एसीबी की टीम ने की है, इसका अभी तक बहुत बड़ा जानकारी या बहुत बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। कई बड़े नाम आएंगे, नाम आने के कारण भी है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, एरोप्लेन के टिकट बुक किए जाते थे, गोवा में रिसोर्ट बुक किए जाते थे, मुंबई में होटल बुक किए जाते थे। तो इन पैसों का भुगतान भी जो सरकारी अकाउंट थे स्वास्थ्य विभाग के, उन्हीं अकाउंट से होता था। तो आखिर इस पे सवाल क्यों नहीं उठा? तो दिलीप आखिर इसे लीगल कैसे बनाया गया? क्योंकि सरकारी अकाउंट से अगर पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो दिखाना होगा कि वो सरकारी काम के लिए ही हो रहे हैं। तो कैसे ये निजी खातों में या निजी इस्तेमाल में ये पैसे जा रहे थे? जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, सवाल तो यही उठ रहा है कि निजी खातों में उसने पैसे ट्रांसफर किए। तो आखिर एसीबी ने किस आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया? उस पर 420 का केस क्यों नहीं किया गया कि वो सरकारी अकाउंट का दुरुपयोग कर रहा है, सरकारी अकाउंट में पैसे कहां से आ रहा है? ईडी ने इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया कि सरकारी अकाउंट में अगर स्वास्थ्य विभाग 10 करोड़ रुपए दिया है तो 25 करोड़ रुपए उस अकाउंट में आए, तो 15 करोड़ रुपए ज्यादा है तो वो पैसे कहां से आए? इस सवाल को लेकर के जिला जो प्रोग्राम ऑफिसर थे उनसे क्यों नहीं सख्ती से पूछताछ की गई? वो जब ऑडिट करते थे तो ऑडिट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं होता था कि उस अकाउंट से कई निजी खातों में भी पैसे का ट्रांसफर किया गया है, उस अकाउंट में सरकारी विभाग के अलावा भी कहीं से पैसे डाले गए हैं? इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? तमाम बातें हैं जिसपे जांच होनी बाकी है और जांच हो नहीं रही। हालांकि एसीबी ने 2019 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया, जिसमें जो 10 आरोपी बनाए गए हैं, प्रमोद सिंह के अलावा 9 अन्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जो अजीत कुमार थे, सिविल सर्जन थे, पीएचसी प्रभारी थे, वो निलंबित, सरकार की तरफ से निलंबित किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि निजी खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं पैसे, और छोटी मोटी राशि नहीं, वो करोड़ों रुपए तक का ट्रांजैक्शन है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2011 से ये मामला चल रहा था, 2016 में जाकर के खुलासा हुआ इस मामले का। तो आप सोचिए 6 से 7 साल ये लंबा मामला चला और इस दौरान कई करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। तो आखिर इस मामले पे और इस बिंदु पे जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी? अगर जांच बढ़ती तो बहुत बड़े खुलासे होते कि ये आरोपी प्रमोद सिंह जो मास्टरमाइंड है, और इनके साथ जो पूर्व सिविल सर्जन शशि भूषण प्रसाद सिंह है, पूर्व सिविल सर्जन अरुण कुमार सिन्हा है, धनबाद के प्रोग्रामिंग ऑफिसर अजीत कुमार जो अभी ये तीनों निलंबित हो चुके हैं, इनसे भी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए थी। भाई आपके अकाउंट में ये पैसे कहां से आ रहे थे, और जब ये ट्रांसफर कर रहा था तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? जाहिर सी बात है बहुत बड़ा खेल हुआ है। और जो जानकारी हमें लगी है, ये पैसे का इन्वेस्ट बेंगलोर में भी एक आईटी कंपनी में हुआ, और उस आईटी कंपनी का संचालन ये कहा, हालांकि पुख्ता नहीं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसमें शशि भूषण प्रसाद सिंह का नाम आ रहा है, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा का नाम आ रहा है, अजीत, ये लोग बहुत बड़े नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। आईटी कंपनी भी खड़ी कर रखी है। प्रमोद का धनबाद के अलावा कई जगह पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। वही शशि भूषण प्रसाद सिंह के कई डिटेल लेंगे। दिलीप, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और प्रतिक्रिया दें। मेरा नाम है बेंजामिन मुर्मू जी। मैं ये कह रहा हूँ इस घोटाले में जो है जितना दोषी ये जो है मुजरिम है, उतना ही दोषी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, उतने ही दोषी बैंक भी है, उतने ही दोषी एनआरएचएम भी है। चूँकि केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम बनाई गई है, कानून है 194N, लेकिन इसमें है कि लोग अधिकतम 20 लाख रुपए से सालाना बेसी नहीं निकाल सकते हैं। तो जब इतना बड़ा घोटाला जब हो रहा है और पैसे इतने निकल रहे हैं, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंख बंद के सोए हुए हैं? क्या बैंक आंख बंद करके सोई हुई है? तो मेरा गुजारिश है झारखंड सरकार से भी और माननीय उच्च न्यायालय से भी कि इस पर संज्ञान लेते हुए
इसको सीबीआई के तहत दिया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जी समझे कि नहीं। इसलिए ये जो आप जो दिखा रहे हैं एसीबी के मुद्दे की बस की बात नहीं है। जब तक सीबीआई की जांच नहीं पड़ेगी और सीबीआई का रेड हर जगह पड़ेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे उनके परिवार के सदस्य हों, चाहे उनको गिफ्ट में देने वाले व्यक्ति हों, जो भी सामान दिए हों, समझे कि नहीं। जी तो ये सब की जांचें जो है जब तक सीबीआई नहीं करेगी तब तक इस केस में दूध का दूध नहीं होगा और पानी अलग नहीं होगा। तो सही मेरी सही कहा गुजारिश है- बेंजामिन जी आपने कि जांच अगर सही तरीके से होती, सभी इसमें दोषी हैं, बैंक भी कम दोषी इसमें नहीं है कि आखिर कैसे ये ट्रांजैक्शन होता रहा और बैंक अधिकारियों ने सवाल नहीं उठाए। क्योंकि अगर हम आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं किसी बड़ी रकम की, 1 लाख से ऊपर की, तो कंफर्मेशन होता है, फोन आते हैं, आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा था, कई ऐसे सवाल हैं और सीबीआई जांच की मांग भी की। चलिए शुक्रिया बेंजामिन जी सब प्रतिक्रिया के लिए। दिलीप दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे सही तरीके से जांच हो ही नहीं सकती, एसीबी के बूते की ये बात ही नहीं है, क्योंकि बैंक तक के अधिकारी की संलिप्तता इसमें होगी। कैसे एनआरएचएम के अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफर होते रहे और किसी भी बैंक अधिकारी ने सवाल नहीं उठाया। देखिए, जब भी इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं और जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं तो जवाबदेही बैंक की भी होती है। एक बार क्रॉस चेक किया जाता है बैंक की तरफ से कि इस पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आखिर वो किस मद में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनका जो सवाल है वो भी जायज़ है। ऐसे में बैंक प्रबंधक के ऊपर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हो रहे थे तो उनके तरफ से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए गए, या फिर जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में क्यों नहीं मैसेज भेजे गए, सिविल सर्जन को क्यों नहीं मैसेज भेजे गए कि आपके अकाउंट से इस मद में पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, करना है या नहीं करना है। लेकिन जांच पे हम चर्चा करेंगे। जांच में इन्हीं सब बिंदुओं को तो दरकिनार किया गया है एसीबी की तरफ से। अगर एसीबी बहुत मुखर होकर के जांच करती तो आय से अधिक संपत्ति के अलावा भी शायद मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बन सकता था, फ्रॉड 420 का भी मामला बन सकता था, या फिर उस अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, पैसे किन किन मद में ट्रांजैक्शन किए गए। तो कई बातें हैं और इन बातों को दरकिनार किया गया है। धनबाद में एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनसे भी जब बात हुई थी तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराने की बात कही थी, क्योंकि एबीसी पे उनका भी सवाल था कि एसीबी इस तरह के मामले को देखने लायक अभी सक्षम नहीं हुई, झारखंड की एसीबी उतनी मजबूत नहीं हुई है, इसलिए मामला लंबा चल रहा है। और ये सिर्फ यही मामला नहीं है, जितने भी मामले एसीबी के पास आए हैं पिछले कई दिनों से लंबी चल रहे हैं, किसी का भी निष्कर्ष नहीं निकला, चाहे वो रिंग रोड घोटाला हो, जमीन में मुआवजे का घोटाला हो, सभी एसीबी के पास मामला, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं पहुंचा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसी तरह के मामले इस केस में भी देखने को मिल रहे हैं कि एसीबी की जांच चल रही है, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, आखिर किस तरह से वो जांच कर रही है। तो ऐसे में बड़ी एजेंसी को लगनी चाहिए, सरकार को भी इस मामले पे गंभीर होना चाहिए। चलिए, लगातार असर होता रहा है दिलीप, जितनी भी खबरें और ऐसे घोटाले हम दिखाते रहे, उजागर करते रहे, उस पर सरकार संज्ञान लेती रही है। अब उम्मीद है कि इस खबर पर भी संज्ञान होगा और सीबीआई या फिर किसी और संस्था से जांच कराने की बात सरकार आगे मानेगी। चलिए, दिलीप बने रही हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ गिरिडीह से जुड़े हुए पंकज राय। पंकज, आपका स्वागत है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? जी मैम, हमारा कहना यही है कि न्यूज 11 आज तक जो भी उठाया है सवाल, चाहे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उठाया है उस पर कार्रवाई हुआ है, और हम न्यूज 11 के बराबर के दर्शक हैं। और ये प्रमोद सिंह पर जो घोटाला उठा है, आज से दिखा रहा है, इसको बिना लाग लपेट के जो न्यूज 11 दिखाता है वो बहुत ज्यादा इससे हम प्रभावित है और बहुत ज्यादा खुश है। इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे बड़ा तो बैंक दोषी है कि कभी आजकल हम एक बार हजारीबाग में किसी से पैसा लिए थे मैम, वहाँ पे फोन करके पूछता है कि क्या इसको पैसा दिया जाए। इस तरह कंफर्मेशन आखिर बैंक भी काहे नहीं किया? इसमें बैंक भी दोषी है मैम जी, इसमें बैंक भी दोषी है। और इसके लिए बहुत ज्यादा न्यूज 11 का हम बराबर का दर्शक है। न्यूज 11 बिना किसी के लोभ में, बिना किसी से पैसा लिए हुए, चाहे ठीक किए हुए, बहुत अच्छा करते हैं मैम। इसके लिए सर धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया पंकज जी इस सराहना के लिए। तो लगातार कोशिश होती रही है हमारी कि ऐसे जो घोटाले हैं हमारी नज़र में आए, उसे उजागर किया जाए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त
राज्य हो हमारा और जिनका हक है वो हक उन्हें मिले। ऐसे जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो लोगों के हक को ही मार रहे हैं और देखिए किस तरह कुछ संपत्ति ये जमा कर रहे हैं। शुक्रिया पंकज जी इस तमाम प्रतिक्रिया के लिए। दिलीप, जांच पर हम बात कर रहे थे कि इस तरह जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बड़ी एजेंसीज को लगाना होगा। आपने भी कहा कई बिंदुओं को छोड़ा गया है, आखिर ये घोटाला हो कैसे रहा था दिलीप? कैसे किसी को अथॉरिटी मिली कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे एक सरकारी अकाउंट को, एक बैंक अकाउंट को? क्या फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, कैसे ये सब कुछ होता रहा? देखिए, प्रमोद जो धनबाद के झरिया में जोड़ा पोखर में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे अकाउंट प्रबंधक के रूप में अनुबंध पे ज्वाइन किया था। जिस समय उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2010 के 11 के आसपास, उस समय उनकी सैलरी 10,000 रुपये थी। बाद में 7,000 रुपये मानदेय बढ़ा दिया गया था। तो उस समय से ही इसके दिमाग में ये फितूर पैदा हुआ कि आखिर इनके जिम्मे ट्रांजैक्शन की सारी जिम्मेवारी है, किसको पैसे देने हैं, दवा के मद में कितने देने, सामान के मद में कितने देने। तो उस समय इनके दिमाग में ऐसे कुछ आइडियाज आए और फिर इसने अपने करीबियों को तलाशना शुरू किया, जो इनके बहुत करीबी थे उनको तलाशा, उनसे दोस्ती गांठ ली और उनको ये प्रलोभन दिया, अगर तुम्हारे अकाउंट में हम कुछ पैसे डालते हैं, जरूरत के वक्त वो तुम निकाल कर दे देना, तो कमीशन के रूप में तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। और इस तरीके से करीब 25 लोगों का जो खाता है वो तो हम लोगों ने निकाला और ऐसे जो आंकड़े हैं 100 से ज़्यादा हैं। तो उस समय से इसके दिमाग में ऐसी बातें आई और पैसे का ट्रांजैक्शन का खेल शुरू कर दिया। लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि उस अकाउंट में स्वास्थ्य विभाग के अलावा पैसे आते कहाँ से थे, इस पे अभी तक कोई जांच नहीं हुई। तो वही प्रमोद को इसी का फायदा मिला और वो ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया, सभी के खाते में पैसे डालता था और फिर वो वापस ले लेता था और उसका कमीशन उसको वापस देता था। और सवाल इसलिए उठ रहे उस समय के पीएचसी प्रभारी थे शशि भूषण प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन थे यहाँ पे अरुण कुमार सिन्हा, क्योंकि उससे उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। तो जाहिर सी बात है सिविल सर्जन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुए भाई? वो तो सरकारी मद से किसी चीज की खरीदारी नहीं की, और अगर खरीदारी भी करती तो सीधा पीएचसी के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते। फिर इन अधिकारियों के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर हुए? अजीत कुमार जो है वो उस समय के प्रोग्रामिंग ऑफिसर थे, तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो जाहिर सवाल ये भी उठता है कि उनके अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर हुए? तो इन लोगों की मिली भगत भी थी और इन लोगों को भी प्रमोद ने गुड फेथ में ले लिया था और इनको भी फायदा पहुंचाने का काम किया। और सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों में भी ये लोग शामिल होते थे। गोवा जाना हुआ या फ्लाइट से कहीं घूमना हुआ, मुंबई जाना हुआ, तो पूरी जो इन लोगों की टीम थी, ये टीम भी जाती थी। और बड़ी बड़ी पार्टी रांची में भी होते थे जो शिकायत करता है, जो न्यूज 11 के कैमरे पे आए थे, जो अपनी पीड़ा रखी और पूरे मामले का खुलासा किया है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि रांची में भी बड़े बड़े होटलों में इनकी पार्टी होती थी और पार्टी में रांची से भी बड़े बड़े लोगों का जुटान होता था जी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सिंडिकेट कितना बड़ा ये बना रखा था और उसी सिंडिकेट का फायदा इसको मिला। तो अगर सही तरीके से जांच हो तो ये पूरा सिंडिकेट उजागर होगा। सिर्फ वो 25 नाम ही नहीं, कई और बड़े चेहरे और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। सही जांच की जरूरत है। शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो